हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है हैमलेट। मूवी की शुरुआत डेनमार्क के एक बड़े से महल को दिखाते हुए होती है, जिसकी रखवाली फ्रांसिस्को नाम का चौकीदार कर रहा था। फ्रांसिस्को की हालत काफी पतली थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके आसपास कोई भूत है, लेकिन ये कोई भूत नहीं बल्कि उसका पार्टनर बर्नार्डो निकलता है। यहाँ फ्रांसिस्को की रात वाली शिफ्ट पूरी हो गई थी और अब बर्नार्डो की बारी थी उससे शिफ्ट बदलने की। यहाँ बर्नार्डो फ्रांसिस्को से कहता है, क्या तुमने उसे देखा? फ्रांसिस्को कहता है, नहीं, मेरे रहते यहाँ एक परिंदा तक नहीं गुजरा। इसे सुन बर्नार्डो को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि बर्नार्डो को पिछले 3 दिनों से महल के बाहर राजा हैमलेट का भूत दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई बर्नार्डो की इस बात का यकीन नहीं करता। तभी वहाँ मार्सेलस नाम का एक और पहरेदार होराशियो के साथ पहुँचता है। होराशियो हैमलेट के बेटे का बहुत अच्छा दोस्त था, और अगर आज होराशियो ने भूत दिखने वाली बात की गवाही दे दी तो ये सभी लोग इस बात को राजा के बेटे हैमलेट को कह सकेंगे। जी हाँ, यहाँ राजा और उनके बेटे प्रिंस हैमलेट दोनों का सेम ही नाम है। आगे ये तीनों वहीं बैठकर भूत के निकलने का इंतजार करती हैं, और तभी इन्हें बादलों के पास किसी की बड़ी सी आकृति दिखती है। इसे देख ये तीनों डरकर छिप जाते हैं। यहाँ होराशियो देखता है कि राजा के भूत ने सेम वैसा ही आर्मर पहना हुआ था जो राजा हैमलेट ने जंग से लौटते वक्त पहना था, यानी ये भूत डेफिनेटली राजा का ही है। इस भूत को देखकर होराशियो को अपने दोनों पहरेदारों पर यकीन हो जाता है, और होराशियो उनसे कहता है, हमें ये बात जल्द से जल्द प्रिंस हैमलेट को बतानी चाहिए। शायद से राजा का भूत अपने बेटे हैमलेट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तभी सीन महल के दरबार पर शिफ्ट होता है। यहाँ क्लॉडियस, जो कि राजा हैमलेट का छोटा भाई था, उसने हैमलेट के मरते ही उनकी वाइफ यानी अपनी भाभी गर्ट्रूड से शादी कर ली थी। यहाँ क्लॉडियस सभी के सामने ऐसा ऐलान करता है कि वो इस राज्य यानी डेनमार्क में किसी को भी राजा हैमलेट की गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होने देगा। और सिर्फ कुछ दिनों बाद सभी लोग राजा के शौक से उभरकर एक नया और मजबूत डेनमार्क बनते हुए देखेंगे। तो इस बात पर सभी तालियां बजाते हैं। यहाँ इन दरबारियों के बीच राजा क्लॉडियस का एक बहुत ही वफादार एडवाइजर था पोलोनियस। पोलोनियस के बेटे लैट्रस ने काफी समय पहले राजा क्लॉडियस को एक अपील भेजी थी कि वह फ्रांस जाना चाहता है। तो यहाँ अपनी शादी की खुशी में क्लॉडियस लैट्रस की इस अपील को मानकर उसे फ्रांस जाने की परमिशन दे देता है। आज क्लॉडियस के दरबार के सभी लोग क्लॉडियस की शादी में बहुत खुश थे, सिवाय प्रिंस हैमलेट के। क्लॉडियस हैमलेट को कोने में खड़ा देख उसे अपने पास बुलाता है, और तब हैमलेट की एंट्री होती है। हैमलेट अपने फादर के मरने के गम से अभी तक निराश था, लेकिन क्लॉडियस हैमलेट को समझाता है कि दुनिया में हर किसी को एक ना एक दिन जाना है, इसलिए हमें इस सब का एक हद से ज्यादा गम नहीं मनाना चाहिए। और आज क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है, इसलिए महल में सभी मुझे खुश दिखाई देंगे, कोई निराश नहीं दिखेगा। तो इसे सुन सभी दरबारी बहुत उत्साह और खुशी के साथ क्लॉडियस की शादी का जश्न मनाते हुए हॉल से बाहर निकल जाती हैं, जिससे इधर हैमलेट पूरे हॉल में अकेला बचता है। हैमलेट यहाँ अकेले रहकर अपने आप से ही बातें करने लगता है, और इससे हम समझ पाते हैं कि हैमलेट को अपनी मॉम और अंकल क्लॉडियस पर ही शक था कि उन दोनों ने मिलकर उसके फादर हैमलेट का मर्डर किया है, वरना उसकी मॉम को शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि वो ठीक से 2 महीने भी खुद को नहीं रोक सकी। तभी वहाँ हॉल में होराशियो दोनों गार्ड्स के साथ हैमलेट से मिलने पहुँचता है। यहाँ होराशियो और हैमलेट बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त थे, और होराशियो की हर बात पर हैमलेट बगैर देखे भी विश्वास कर सकता था। यहाँ होराशियो हैमलेट को बताता है कि उसने और महल के दोनों पहरेदारों ने हैमलेट के फादर यानी राजा का भूत देखा है, लेकिन उनके देखते ही भूत वहाँ से गायब हो गया। शायद राजा का भूत हैमलेट से मिलकर उसी से कुछ बात करना चाहता है। तो ये बात हैमलेट को थोड़ी अजीब लगती है। उसे लगता है कि इन तीनों ने किसी और के भूत को देखा होगा, लेकिन होराशियो कहता है वो भूत राजा का ही था, उसने कपड़े भी राजा जैसे ही पहने हुए थे। तो यहाँ होराशियो की बात को सुन हैमलेट फैसला करता है कि वो राजा के भूत से आज रात मिलकर रहेगा। दूसरी तरफ लैट्रस फ्रांस रवाना होने से पहले अपनी बहन ओफेलिया से मिलकर उसे हैमलेट से दूर रहने की हिदायतें दे रहा था, क्योंकि कई दिनों से वो नोटिस कर रहा था कि ओफेलिया हैमलेट से कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही थी।
अब मूवी रात में शिफ्ट होती है और हैमलेट को उसका दोस्त होरेशियो सही समय पर हैमलेट को महल के बाहर ले चलता है। यहाँ आते ही इन तीनों को फिर से राजा का भूत दिखाई देता है। इधर भूत इन तीनों से कुछ इशारा कर रहा था। इस इशारे को होरेशियो समझ जाता है और हैमलेट को बताता है कि महाराज का भूत तुम्हें अकेले में कहीं ले जाना चाहता है। तो यहाँ हैमलेट भूत के साथ चलने तैयार था, लेकिन मार्सलस और होरेशियो दोनों हैमलेट को टोकते हैं क्योंकि हैमलेट का अकेला कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तब भी हैमलेट इन दोनों से जिद करके भूत के पीछे चल पड़ता है और इसी तरह चलते चलते हैमलेट एक घने जंगल के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पहुँचते ही पहली बार राजा का भूत हैमलेट के सामने अपना चेहरा दिखाता है। इसे देख हैमलेट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तब भूत हैमलेट से कहता है, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा हैमलेट, क्योंकि मेरा मर्डर किया गया था। हैमलेट कहता है, लेकिन आपकी तो सांप के काटने से मृत्यु हुई थी। भूत कहता है, वो सिर्फ फैलाई हुई झूठी खबर थी। असल में जंग से लौटने के बाद जब मैं अपने गार्डन में आराम कर रहा था, तभी वहाँ कोई दबे पांव आया और उसने मेरे कान में जहर डाल दिया, जिससे मैं मरने लगा। लेकिन मरने से पहले मैंने मुझे जहर देने वाले की शक्ल देख ली थी और वो और कोई नहीं बल्कि मेरा ही सगा भाई क्लॉडियस था। क्लॉडियस ने ये सब मेरा राज्य और सिंहासन पाने के लिए किया और इस पूरी साजिश में मेरी वाइफ गटरूड भी उसके साथ शामिल थी। क्लॉडियस ने मुझे मारने का प्लान करने से पहले गटरूड को अपनी बातों में उलझाकर उसे भी अपने साथ मिला लिया था। तो इसे सुन हैमलेट को अपने चाचा क्लॉडियस और अपनी माँ के प्रति बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हैमलेट का भूत हैमलेट से कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम अपनी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। उसका फैसला ईश्वर करेगा, लेकिन हाँ, तुम क्लॉडियस से मेरा बदला जरूर लोगे। तो हैमलेट वादा करता है कि वो अपने पिता का बदला जरूर लेगा। तभी वहाँ उस जंगल में होरेशियो और मार्सलस भी पहुँच जाती हैं। इनके आते ही हैमलेट ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। हैमलेट इन दोनों से कहता है, ये भूत वाली बात सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। तुम दोनों इस चीज का जिक्र किसी चौथे आदमी से नहीं करोगे। तो यहाँ ये दोनों हैमलेट से इस बात का वादा करती हैं। अब सीन पोलोनियस पर शिफ्ट होता है, जो उसी रात अपने कमरे में था। तभी पोलोनियस के रूम में उसकी बेटी ओफिलिया घबराकर भागते हुए आती है। पोलोनियस ओफिलिया के आते ही पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? ओफिलिया बोलती है, मैं अपने चेम्बर में सिलाई का काम कर रही थी। तभी अचानक से हैमलेट मेरे कमरे में आ धमका। उसने आते ही अपने ऊपर के सारे कपड़े उतार दिए और मेरी कलाई को जोर से पकड़कर मुझे काफी देर तक किसी पागल की तरह निहारता रहा और फिर इस तरह मुझे घूरते हुए चेम्बर से बाहर निकल गया। इसे सुन पोलोनियस कहता है, हमें ये बात राजा को हरगिज बतानी चाहिए, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे हैमलेट को गुस्सा आ गया हो। ओफिलिया कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आपने और भैया लाइट्रस ने ही मुझसे कहा था कि हैमलेट से दूरी बनाकर रखनी है। शायद हैमलेट मुझसे दूर रहकर पागल हो चुका है। तो पोलोनियस को भी ऐसा ही लगता है और पोलोनियस को एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी को हैमलेट से दूर करके गड़बड़ी कर दी है। अगली सुबह किंग क्लॉडियस ने हैमलेट के 2 क्लासमेट्स रोजेनक्रेट्स और गिल्डस्टन को अपने महल में बुलाया था ताकि ये दोनों हैमलेट से मिलकर उसका मन बहला सके, क्योंकि हैमलेट अपने पिता की मौत के बाद से ही बहुत शांत सा रहने लगा था। उसी सुबह पोलोनियस भी अपनी शिकायत लेकर क्लॉडियस के पास आता है। पोलोनियस उसे सारा वाक्य बताता है जो भी हैमलेट ने उसकी बेटी के साथ कल शाम को किया था। इसे सुन क्लॉडियस कहता है, हैमलेट एक प्रिंस है और प्रिंस के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के लिए हमें बहुत सारे एविडेंस की जरूरत पड़ती है। पोलोनियस कहता है, ठीक है, आपको सारे एविडेंस मैं ला कर दूंगा जो ये साबित करेंगे कि हैमलेट अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। आगे इस बात को जांचने के लिए पोलोनियस हैमलेट से मिलकर उससे कैजुअली बातें करने लगता है और यहाँ हैमलेट जानबूझकर पोलोनियस के सामने ऐसा नाटक करता है जैसे कि वो सच में पागल है और अपने सामने वाले आदमी को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, यहाँ हैमलेट ये नाटक इसलिए कर रहा था ताकि अगर कल को वो राजा क्लॉडियस की जान भी ले ले तो लोगों को लगे कि उसने ऐसा पागलपंती के सदमे में आकर किया था। आगे पोलोनियस जब हैमलेट को सच में पागल समझकर वहाँ से चला जाता है, तभी हैमलेट की मुलाकात अपने उन दोनों दोस्तों रोजेनक्रेट्स और गिल्डस्टन से होती है। हैमलेट इनसे पूछता है, तुम दोनों यहाँ अचानक कैसे आए? रोजेनक्रेट्स कहता है, हम बस तुम्हारा हाल चाल जानने आए थे हैमलेट।
हैमलेट कहता है, तुम दोनों अभी तक उतने भी समझदार नहीं हुए कि मुझसे फेस टू फेस झूठ बोल सको। मुझे पता है कि तुम दोनों को यहाँ जरूर मेरे अंकल क्लॉडियस ने मेरी जासूसी करने को लगाया है। तो ये दोनों इस बात को कन्फेस करते हैं, लेकिन हैमलेट को खुश करने के लिए ये दोनों उसे बताती हैं कि उन्हें किंग क्लॉडियस ने महल में एक ड्रामा प्ले करने की परमिशन दी है और ड्रामा के सारे कलाकार भी महल में बुलाए जा चुके हैं। तो इसे सुन हैमलेट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अचानक से बहुत एक्साइटेड होकर थिएटर के उन कलाकारों से मिलने पहुंचता है जो इधर प्ले करने आए थे। हैमलेट इन सभी कलाकारों को प्रेरित करता है कि उन्हें राजा के सामने एक अलग तरह का प्ले करना चाहिए, जो राजा ने तो क्या पूरे महल में किसी ने भी ना देखा हो। इसके बाद से ही हैमलेट प्ले का डायरेक्टर बनकर उन कलाकारों को प्ले के लिए तैयार करने लगता है और इस दौरान हम समझ पाती हैं कि हैमलेट ने जानबूझकर प्ले में कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड किए हैं जो महाराज की डेथ से मैच करते थे। ड्रामा परफॉर्म करने वाले दिन हैमलेट अपने दोस्त होराशियो से मिलकर उसे सारी कहानी बताता है कि कैसे उसके अंकल क्लॉडियस ने राजा हैमलेट को मारकर उनका मर्डर किया था। इसे सुन होराशियो पूछता है, पर तुम्हें ये बात इतनी डिटेल से किसने बताई? हैमलेट बताता है, मेरे फादर के भूत ने। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं जरूर अंकल क्लॉडियस से उनका बदला लेकर रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लॉडियस को मरने से पहले ये पता हो कि मैं उसे क्यों मारने जा रहा हूँ, और इसी बहाने मैं ये परख भी लूंगा कि क्लॉडियस ने ही मेरे पिता की हत्या की थी या नहीं। होराशियो कहता है, वो कैसे? हैमलेट बताता है, असल में मैंने आज वाले ड्रामा प्ले की एंडिंग कुछ इस तरह से रखी है जिसे देखते ही क्लॉडियस चौंक जाएगा। अगर वो नहीं चौंका तो समझ जाना कि किसी बहरूपीय भूत ने मेरे डैड का भेष बनाकर मुझसे झूठ बोला था। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे अंकल क्लॉडियस पर भी बाइनोकुलर के जरिए नजर रखनी है और टाइम टू टाइम उनका रिएक्शन देखते रहना है। तो होराशियो ऐसा करने मान जाता है। अब राजा क्लॉडियस, गटरूड और सभी दरबारियों के सामने प्ले की परफॉर्मेंस शुरू होती है। इस प्ले की कहानी में एक महान राजा की डेथ हो जाती है और राजा के मरते ही उसका सगा भाई राजा की बीबी के साथ शादी कर लेता है और ये दोनों राजा की मौत के गम को हमेशा के लिए भुला देती हैं। बस इतना दिखाते ही क्लॉडियस को समझ आ जाता है कि हैमलेट ने इस प्ले को इस मकसद से बनाया है कि वो उसे सबके सामने जलील कर सके। लेकिन अभी इधर प्ले का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आना बाकी था और हैमलेट देख रहा था कि अंकल क्लॉडियस और गटरूड को इस प्ले में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे दोनों अपने में ही लगे हुए थे। इसे देख हैमलेट चिल्लाकर सभी को चुपचाप से प्ले देखने कहता है, जिससे राजा क्लॉडियस भी प्ले को ध्यान से देखने लगती हैं। और तभी प्ले का सबसे खास सीन आता है जिसमें राजा का भूत बता रहा था कि उसे उसके भाई ने जहर देकर मारा था। हैमलेट कहता है, इस जहर को राजा के भाई ने ही राजा के कान में डालकर उसकी बेरहमी से हत्या की थी, जिस वक्त राजा अपने गार्डन में आराम से सो रहे थे। और शर्मनाक बात तो ये है कि इस सब में राजकुमारी भी खुश शामिल थी। इसे देख किंग क्लॉडियस और गटरूड दोनों हैरान होती हैं और क्लॉडियस को वो वक्त याद आने लगता है जब उसने अपने भाई को इसी तरह जहर देकर उसकी जान ली थी। इधर दूर से ही होराशियो भी क्लॉडियस पर नजर रखे हुए था और उसे किंग क्लॉडियस काफी घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक क्लॉडियस बीच में ही ड्रामे को रुकवा कर वहाँ से चले जाती हैं और यहाँ हैमलेट को कंफर्म हो जाता है कि क्लॉडियस ने ही उसके फादर हैमलेट की हत्या की थी, वरना क्लॉडियस अचानक भरे महफिल में इस तरह नहीं जाता। इसके बाद से ही हैमलेट प्लान बनाने लगता है कि वो क्लॉडियस को मारकर उसके फादर का बदला कैसे ले। दूसरी तरफ क्लॉडियस भी जान गया था कि हैमलेट को सारी सच्चाई पता चल गई है और इसीलिए हैमलेट उससे बदला जरूर लेगा। लेकिन इस पर क्लॉडियस अभी कुछ नहीं कर सकता। वो पहले से ही अपने भाई का मर्डर करने के गम से थोड़ा दुखी था, इसलिए क्लॉडियस गॉड के सामने अपने सारे पाप कन्फेस करता है और यहीं पर हैमलेट को मौका मिलता है क्लॉडियस को मारने का। हैमलेट जाली से अपनी तलवार घुसाकर क्लॉडियस के सर के एकदम करीब ले आता है और इस बात की क्लॉडियस को बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि उसकी मौत उससे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थी। लेकिन तभी हैमलेट के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर उसने कन्फेशन के वक्त गॉड के सामने ही क्लॉडियस की हत्या कर दी तो क्लॉडियस मरने के बाद सीधा हेवन जाएगा, भले ही उसने कितने ही पाप क्यों ना किए हों। लेकिन क्लॉडियस जैसा आदमी नर्क में सड़ने का हकदार है। ऐसा सोचकर हैमलेट अपनी तलवार वापस रख लेता है और क्लॉडियस की जान बच जाती है।
इसके बाद हैमलेट सीधा अपनी मॉम गटरूड के कमरे में जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हैमलेट को इधर बुलाया था ताकि उसे कन्विंस कर सके कि वो अपने फादर क्लॉडियस से माफी मांगे, क्योंकि हैमलेट का प्ले देखने के बाद से ही क्लॉडियस बहुत दुखी है। हैमलेट कहता है वो आदमी क्लॉडियस मेरा फादर नहीं है, बल्कि उसने उनकी हत्या की है और इसके बारे में आप जानती थी। गटरूड कहती है ऐसा मत कहो। दोस्तों, यहाँ पर्दे के पीछे पोलोनियस भी छिपकर इनकी सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था ताकि हैमलेट के पागल होने का सबूत इकट्ठा कर सके। हैमलेट इस बात से बेखबर होकर अपनी मॉम गटरूड से कहता है जितना वो क्लॉडियस मेरे फादर की मौत के पीछे का जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार आप भी हैं। ऐसा कहकर हैमलेट बेकाबू होकर अपनी मॉम के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जैसे वो उन्हें मार ही डालेगा। पर्दे के पीछे ये सब देखकर पोलोनियस को घबराहट होने लगती है और वो बाहर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। इधर पर्दे से चिल्लाने की आवाज सुन हैमलेट को ऐसा लगता है कि ये आवाज उसके चाचा क्लॉडियस की होगी, इसलिए हैमलेट बगैर कुछ देखे समझे पर्दे के पीछे जो भी खड़ा था उसे तलवार से मार डालता है। लेकिन जब पर्दा खोला जाता है तो ये आदमी पोलोनियस था। इसे देख हैमलेट के होश उड़ जाते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता। हैमलेट गटरूड से कहता है ये सब आपकी वजह से हुआ और अब आपका भी वक्त आ गया है इस दुनिया को छोड़कर जाने का। हैमलेट के ऐसा कहते ही हैमलेट को वहाँ उसके फादर का भूत फिर से दिखाई देता है, लेकिन इस भूत को सिर्फ हैमलेट के अलावा यहाँ कोई नहीं देख सकता था। हैमलेट के फादर हैमलेट को कहते हैं तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। गटरूड को अंदर ही अंदर मुझे मारने का पछतावा हमेशा बना रहेगा और वो इसी बात को याद करके हर दिन हर रात मरेगी, इसलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर राजा का भूत वहाँ से गायब हो जाता है और अब हैमलेट पोलोनियस की लाश खींचकर अपने साथ ले चलता है। आगे रानी गटरूड क्लॉडियस को ये सारी बात बताकर कहती है हैमलेट पागल हो चुका है, उसने इसी पागलपन में आपके सलाहकार पोलोनियस की जान ले ली है। क्लॉडियस कहता है ये तो हैमलेट ने काफी बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर ये बात पोलोनियस के बेटे लाइट्रस को पता चल गई तो वो हैमलेट को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, लाइट्रस को इस बारे में पता चलने से पहले ही हैमलेट को मैं इंग्लैंड के लिए रवाना कर दूंगा। इसे सुन गटरूड क्लॉडियस को गले लगा लेती है। उसे लगता है कि क्लॉडियस अपने पिता होने का धर्म निभा रहा है, लेकिन असल में क्लॉडियस बहुत ही चालाक था। उसे पता था कि हैमलेट उसकी सच्चाई जान चुका है और जरूर हैमलेट ने उसे मारने के चक्कर में पोलोनियस की हत्या कर दी होगी। इसलिए क्लॉडियस इंग्लैंड के राजा को ऐसा खत लिखता है जिसे पढ़ते ही इंग्लैंड का राजा हैमलेट को मरवा डाले। इस लेटर को लिखने के बाद क्लॉडियस हैमलेट और उसके दोनों दोस्तों को बुलवाकर उनसे कहता है तुम तीनों जल्द से जल्द यहाँ से दफा होकर इंग्लैंड चले जाओ, वरना अगर लाइट्रस फ्रांस से इधर आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हैमलेट कहता है मैं लाइट्रस से भी बेहतरीन तलवारबाज हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन क्लॉडियस के सामने हैमलेट की एक नहीं चलती, क्योंकि क्लॉडियस राजा था और उस वक्त राजा की आज्ञा नहीं मानना एक बहुत बड़ा अपराध था। तो आगे ये तीनों इंग्लैंड की तरफ रवाना हो जाती हैं और उसी दिन महल के सैनिकों को पोलोनियस की लाश मिलती है जिसे हैमलेट ने अपने कमरे में छिपाया था। इस लाश को देखते ही पोलोनियस की बेटी ओफेलिया का मानसिक संतुलन हमेशा के लिए हिल जाता है और वो दिन ब दिन पागलों की तरह हरकतें करने लगती है, क्योंकि उसे अपने फादर की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था। तभी राजा क्लॉडियस के महल में एक सर्वेंट आकर बताती है कि ओफेलिया का भाई लाइट्रस फ्रांस से वापस लौट आया है और आते ही अपने फादर के मर्डर की खबर और ओफेलिया की मानसिक दशा को देखकर बहुत गुस्से में है। सर्वेंट के इतना बताते ही लाइट्रस खुद महल में जबरदस्ती घुसकर क्लॉडियस पर अपनी तलवार टिका देता है। तब क्लॉडियस लाइट्रस को बताती हैं कि तुम्हारे फादर की हत्या हैमलेट ने की थी और इसी सदमे से तुम्हारी बहन ओफेलिया भी पागल हो चुकी है। मैं इस जुर्म के लिए हैमलेट को सजा देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही हैमलेट कहीं बाहर फरार हो गया और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है। तो इसे सुन लाइट्रस अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखता है। वहीं दूसरी तरफ होराशियो को हैमलेट की लिखी एक चिट्ठी रिसीव होती है। इस चिट्ठी में हैमलेट ने लिखा होता है मैं अपने दोनों साथियों के साथ जहाज से इंग्लैंड की तरफ रवाना हो रहा था कि तभी हमारे जहाज में पायरेट्स ने हमला कर दिया। इस हादसे में मैं तो किसी तरह जहाज से बचकर निकल गया, लेकिन मेरे दोनों साथी मारे गए। अब मैं अपने देश डेनमार्क वापस आ रहा हूँ। इसी के पैरेलल में हम क्लॉडियस और लाइट्रस को एक साथ देखते हैं। यहाँ क्लॉडियस ने लाइट्रस को बता दिया था
क्योंकि वो भी हैमलेट से उसी की जितनी ही नफरत करता है। बस अपनी पत्नी गटरूड के रहते वो उसके सामने इस नफरत को जाहिर नहीं कर सकता। और टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि उसी ने हैमलेट को इंग्लैंड भेजा है ताकि उसे वहाँ के लोगों के हाथों मरवा सके। अब तक तो इंग्लैंड के लोग हैमलेट की लाश को ठिकाने भी लगा चुके होंगे। क्लॉडियस के ऐसा कहते ही उस कमरे में क्लॉडियस का गुप्तचर ये संदेशा लेकर आता है कि हैमलेट बिल्कुल सही सलामत है और डेनमार्क वापस लौट रहा है। इस खबर के मिलने पर क्लॉडियस की सारी खुशियां गम में बदल जाती हैं और वो चिंता में पड़ जाता है। तब लाइट्रस कहता है, इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो उल्टा खुशखबरी है। अब हम दोनों मिलकर हैमलेट को अपने हाथों से मार पाएंगे। क्लॉडियस कहता है, अगर ऐसा करना होता तो मैं ऐसा बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण, मेरी वाइफ गटरूड मुझे ऐसा नहीं करने देगी, और दूसरा कारण, डेनमार्क के सभी लोग हैमलेट को हद से ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हम दोनों ने हैमलेट की जानबूझकर हत्या की है तो अगले ही दिन पब्लिक हमें सूली पर चढ़ा देगी। लाइट्रस कहता है, कोई तो रास्ता होगा इस हैमलेट को ऊपर पहुंचाने का। क्लॉडियस कहता है, हाँ एक रास्ता तो है। सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम हैमलेट को तलवारबाजी के लिए चैलेंज करो। हैमलेट अपने ईगो की वजह से तुम्हारा चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करेगा और तलवारबाजी के दौरान ही तुम उसे मार डालना। इससे भोली भाली जनता को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने हैमलेट को इंटेंशनली मारा है, बल्कि ऐसा लगेगा कि हैमलेट की हत्या एक्सीडेंटली हुई है। लाइट्रस कहता है, आपका दिमाग तो किसी शातिर भेड़िए से भी ज्यादा तेज है, लेकिन मैं भी आपको एक आइडिया बताऊं। मैं मुकाबले के दौरान अपनी तलवार पर जहर लगा लूंगा, जिससे अगर हैमलेट को मेरी तलवार से एक खरोच भी आई तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। क्लॉडियस कहता है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, पर हैमलेट तलवार चलाने में बहुत माहिर है, इसलिए अगर किसी सिचुएशन में हैमलेट तलवारबाजी में जीत गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मेरे पास इसका भी समाधान है। मैं हैमलेट की ड्रिंक में पहले से जहर मिला कर रखूंगा, और जब हैमलेट जीतने के बाद थक हार कर उस ड्रिंक को पिएगा, वैसे ही उसकी मौत हो जाएगी। मतलब ये दोनों पूरा प्लान कर लेती हैं हैमलेट को जल्द से जल्द मारने का। लेकिन तभी उनके कमरे में रानी गटरूड आती हैं और लाइट्रस को बताती हैं कि उसकी बहन ओफिलिया पागलपन के दौरे से लेक में कूद गई और जिंदा नहीं बच पाई। इसे सुन लाइट्रस को बहुत दुख होता है और उसका गुस्सा हैमलेट के प्रति और ज्यादा दहक उठता है। आगे सभी लोग ओफिलिया का फ्यूनरल मनाने के लिए एक साथ जमा होते हैं। यहाँ हैमलेट भी आया हुआ था। इसी मौके को देख लाइट्रस गुस्से में अपनी बहन का खूनी हैमलेट को बताकर उसे तलवारबाजी के मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। और जैसा कि लाइट्रस का प्लान था, हैमलेट इस मुकाबले के लिए हामी भर देता है। फिर अगले ही दिन महल में इन दोनों के मुकाबले की आयोजना की जाती है और इन दोनों को इनके तलवार दिए जाती हैं। यहाँ राजा क्लॉडियस मुकाबला शुरू होने से पहले बताता है कि जो भी मुकाबला जीतेगा उसे ये अद्भुत जाम पीने मिलेगा। असल में क्लॉडियस ने इस जाम में पहले से ही जहर मिला रखा था, ताकि अगर गलती से भी हैमलेट लाइट्रस के तलवार से जिंदा बच गया तो जाम पी कर मर जाएगा। यानी ये दोनों हैमलेट को मारने के लिए थोड़ा सा भी रिस्क नहीं छोड़ रहे थे। अब इन दोनों के बीच तलवारबाजी का मुकाबला शुरू होता है। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि नॉर्वे के राजा ने अचानक से चोरी छिपे राजा क्लॉडियस के महल में हमला कर दिया था, और इस बात की क्लॉडियस के महल में किसी को भनक तक नहीं थी, क्योंकि सभी हैमलेट और लाइट्रस के बीच के इस मुकाबले को देखने में खो चुके थे। यहाँ मुकाबले के पहले राउंड में हैमलेट जीत जाता है। हैमलेट के जीते ही क्लॉडियस हैमलेट को जहरीला जाम पीने का ऑफर करता है। क्लॉडियस हैमलेट को मारने के लिए बहुत बेताब था, लेकिन हैमलेट कहता है कि वो तीनों राउंड्स जीतने के बाद ही जाम को हाथ लगाएगा। अब कुछ देर बाद हैमलेट दूसरा राउंड भी लाइट्रस से जीत जाता है, लेकिन तीसरा राउंड शुरू होने से पहले ही लाइट्रस अपनी तलवार में जहर मिला देता है। इस जहर की एक खरोच भी हैमलेट को ऊपर पहुंचा सकती थी। इसी दौरान रानी गटरूड हैमलेट की जीतने की खुशी में हैमलेट का जाम पी लेती है। हालांकि क्लॉडियस गटरूड को जहरीला जाम पीने से रोकता है, लेकिन गटरूड क्लॉडियस की एक नहीं सुनती और अब लाइट्रस के पास काफी कम वक्त था हैमलेट को मारने का, वरना अपनी मां के मरते ही हैमलेट के सामने जहर का सारा भेद खुल जाएगा। इसीलिए लाइट्रस मुकाबला शुरू होने से पहले ही हैमलेट पर हमला करके उसे तलवार से खरोच मार देता है। और अब ये दोनों इधर बगैर किसी रूल रेगुलेशन का पालन करते हुए जानी दुश्मन की तरह लड़ने लगते हैं। लेकिन लड़ाई के बीच ही दोनों की तलवार आपस में बदल जाती है और हैमलेट उसी तलवार से लाइट्रस को मारकर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। तब यहाँ मरते वक्त लाइट्रस हैमलेट को बताता है कि उसकी तलवार में जहर था और वही जहर उस जाम में भी मिला हुआ है जिसे उसकी माँ गटरूड पी रही थी।
तो इसे सुन हैमलेट पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी माँ गटरूड की भी हालत बिगड़ती जा रही थी। गटरूड को भी मरते वक्त पता चल जाता है कि उस जाम में क्लॉडियस ने हैमलेट के लिए जहर मिला रखा था, इसलिए क्लॉडियस उसे जाम पीने से रोक रहा था। ऐसा कहते कहते गटरूड मर जाती है और अब हैमलेट को पता होता है कि वो भी तलवार के जहर से जल्द ही मर जाएगा। इसलिए हैमलेट मरते मरते ही उस जहरीले तलवार को फेंक कर अंकल क्लॉडियस के पीठ में घुसा देता है और उन्हें जहरीला वाइन भी चखा देता है, जिससे क्लॉडियस की वही मौत हो जाती है। यानी इस कहानी के सभी मेन कैरेक्टर्स मर चुके थे और हैमलेट भी बस कुछ देर में ही मरने वाला था। लेकिन हैमलेट मरने से पहले अपने दोस्त होराशियो से कहता है, तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि तुम मेरी कहानी लोगों को बता सको कि मैंने अंकल क्लॉडियस की जान सत्ता की लालच में नहीं बल्कि अपने पिता का बदला लेने के लिए लिया था। ऐसा कहकर हैमलेट अपनी आखिरी सांस लेता है और तभी पूरे महल को नॉर्वे के सैनिक घेर लेते हैं। यहाँ नॉर्वे का राजा जब देखता है कि महल में सबके सब मर चुके थे तो इसे देख उसे जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर इस महल में ऐसा क्या हुआ था। तब होराशियो नॉर्वे के राजा को हैमलेट और उसके बदले की सारी कहानी सुनाता है। इसे सुन नॉर्वे के राजा के मन में हैमलेट के प्रति इज्जत बढ़ जाती है और फिर ऐसा दिखाती है कि नॉर्वे के राजा के कहने पर हैमलेट का अंतिम संस्कार बिल्कुल इज्जत के साथ किया जाता है, जैसे कि उस वक्त के किसी सैनिक का किया जाता था। इतना दिखाने के साथ ही ये मूवी इधर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, होप है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।